नमस्कार आप सभी को। और चलिए अभी हम आपके बीच सेट नंबर 7 का आपके बीच में हम बीपीएससी टीआरई 3 6 to 8 के मैथ साइंस के कुछ क्वेश्चंस करने जा रहे हैं। तो चलिए, मुदित महीपति मंदिर आए, सेवक सचिव समुंत बतलाए। इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो अनुप्रास अलंकार है। सेवक सचिव समुंत बतलाए उपयुक्त पंक्ति में अनुप्रास अलंकार है। इन चौपाई में पूर्वार्ध में म की और उत्तरार्ध में स की तीन तीन बार आवृत्ति हुई है, जिसे सेवक सचिव समुत बतलाए। अनुप्रास अलंकार का उदाहरण, सो सुख सुजस सुलभ मोहि स्वामी। इसमें स की आवृत्ति 5 बार हुई है और स्वरों का मेल सुख सुजस सुलभ केवल 3 बार हुआ है। अस्थाई भावों की संख्या 9 होती है। अस्थाई भावों की संख्या 9 होती है। अस्थाई भावों की प्रारंभिक 9 संख्याएं श्रृंगार रस, करुण रस, अद्भुत रस, रौद्र रस, वीर रस, हास्य रस, भयानक रस, विभत्स रस और शांत रस। वात्सल्य रस और भक्ति रस को भी अस्थाई रस मान लिया गया है। अस्थाई भाव भरत मुनि ने 8 माना है। रति, हास, शोक, रौद्र, उत्साह, भय, जुगुप्सा और विस्मय महाप्राण व्यंजन विकल्पों में से क नहीं है। जिन व्यंजनों के उच्चारण में अधिक वायु लगती है उन्हें महाप्राण कहते हैं। जिन व्यंजनों के उच्चारण में अधिक वायु लगती है उसे महाप्राण कहते हैं। भरपेट शब्द में कौन सा समास है? तो अव्ययी भाव समास है। अव्ययी भाव समास का पहला खंड प्रधान होता है। भर और मात्र लगाकर भी अव्ययी भाव समास बनाए जाते हैं। अव्ययी भाव समास का उदाहरण है भरसक, भररात, भरदीन, जीवमात्र। एक बार ट वर्ग का उच्चारण मूर्धन्य होता है। ट वर्ग का उच्चारण मूर्धन्य होता है। ट वर्ग का उच्चारण मूर्धन्य होता है। देखिए, अब हम उसके बाद में स्थान, वर्ण और वर्ण का नाम, इसे देखिए, कंठ से कौन सा वर्ण? अ, आ, क, ख, ग, घ, अड़, ह, कंठ वर्ण से। तालु से ई, च, छ, ज, झ, ञ, य, स, तालव्य वर्ण है। मूर्धा री, ट, ठ, ड, ढ, न, र, स, मूर्ध्य वर्ण है। दंत त, थ, द, ध, न, ल, स, दंत्य वर्ण है। ओष्ठ से है आपका उ, प, फ, ब, भ, म, ओष्ठ वर्ण है। कंठ और तालु से ऐ, कंठ तालव्य वर्ण है। कंठ और ओष्ठ से ओ, औ, कंठोष्ठ वर्ण है। दंत और ओष्ठ से व, दंतोष्ठ वर्ण है। नासिका से अंग, इ, न, म, अन, औ, नासिक वर्ण है, जो नाक से है। जिन स्वरों को उच्चारण में 2 मात्राओं से अधिक समय लगे वे लुप्त स्वर कहलाते हैं। लुप्त स्वर कहलाते हैं। स्वर वर्ण, व्यंजन वर्ण। स्वर के है आपका 3 भेद, ह्रस्व स्वर्ग, दीर्घ स्वर्ग और प्लुत स्वर। व्यंजन के भी 3 है, स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और उष्म व्यंजन। विकल्पों में योग रूढ़ शब्द चक्रपाणी है। योग रूढ़ शब्द सामान्य असाधारण अर्थ को छोड़कर विशेष अर्थ बताता है, जैसे दशानन, लंबोदर। शब्द शक्ति के आधार पर शब्दों के 3 नाम दिए गए हैं, वाचक, लक्षक और व्यंजक। रूपांतर के आधार पर शब्दों के दो भेद हैं, विकारी और अविकारी। पृथ्वी शब्द का पर्यायवाची शब्द है वसुधा, उर्वी, भू, भू सभी है। पृथ्वी का अन्य पर्यायवाची शब्द है मही, इल्ला, मेदिनी, धरा, वसुंधरा, विकेशी, क्षमा, अवनी, जमीन, धरती, अछला आदि। पृथ्वी का विलोम शब्द है आकाश, गगन। जिसके हाथ में चक्र हो उसके लिए चक्रपाणी। चक्रपाणी भगवान विष्णु का दूसरा नाम है। चक्रपाणी का समास विग्रह करने पर चक्र है पानी, जिसके विष्णु के सांकेतिक अर्थ को इंगित करने के कारण बहुव्रीहि समास है। वीणा पानी का अर्थ जिसके हाथ में वीणा हो, अर्थात सरस्वती। जिसके हाथ में वीणा हो अर्थात कौन? सरस्वती। बुढ़ापा एक प्रकार का अभिशाप है। रेखा भाववाचक संज्ञा या जिस शब्द से किसी वस्तु अथवा व्यक्ति के गुण, दशा, भाव, व्यापार, धर्म, अवस्था, स्वभाव का बोध होता है उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। भाववाचक संज्ञा पहचानने के लिए कोई चिन्ह चिन्ह होते हैं जो शब्द के अंत में, जैसे ई, ख, ता, पन, घट, वट, पा, क, व, स, अंत। भाववाचक संज्ञा के उदाहरण लड़ाई,
ममत्व, मनुष्यता, लड़कपन, घबराहट, सजावट, बुढ़ापा, ठंडक, मिठास, ये सब भाववाचक संज्ञा है। चलिए, लाला पुल्लिंग है, इसका स्त्रीलिंग होगा ललाइन, मिसिर, मिसिराइन, बाछा, बछिया, कुंजड़ा, कुंजड़ीन, पंडित, पंडिताइन, वर का वधु, आयुष्मान का आयुष्मती, विद्यार्थी के लिए सही संधि विच्छेद विद्या प्लस अर्थी, उच्छ्वास का संधि विच्छेद है उत प्लस श्वास, सुरेश का संधि विच्छेद है सुर प्लस ईश, वृहद्रथ का संधि विच्छेद है वृहत प्लस रथ, दुर्जन का संधि विच्छेद है दुह प्लस जन, दुह प्लस जन। नमस्कार का संधि विच्छेद क्या होगा? नमः प्लसकार। खून के घूंट पीना के लिए सही विकल्प भारी गुस्से को बर्दाश्त करना। 100 दिन चोर का 1 दिन माह का, मुहावरे का अर्थ अपराधी आखिर एक दिन फंस ही जाएगा। 100 दिन चोर का 100 दिन चोर का 1 दिन माह का, मुहावरे का अर्थ है अपराधी एक दिन फंस ही जाएगा। सिर तो नहीं फिरा है, मुहावरे का अर्थ है उल्टी सीधी बातें करना। हथेली पर सरसों जमाना, मुहावरे का अर्थ है कार्य संपन्न होने की इच्छा करना। हाथ कंगन को आरसी क्या क्या, मुहावरे का अर्थ प्रत्यक्ष वस्तु के लिए प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। शुद्ध वाक्य है लड़कियां आम खाती है। वाक्यों में वर्तनी, व्याकरणिक आदि अशुद्धियां हो सकती है। संज्ञा सर्वनाम के अनुरूप लिंग वचन आदि का प्रयोग होना चाहिए। पूत सपूत तो का धन संचय, पूत कपूत तो का धन संचय, इसमें लटानुपास अलंकार है, लटानुपास अलंकार है। जब एक शब्द या वाक्य खंड की आवृत्ति उसी अर्थ में हो तो पर तात्पर्य या अन्वय में भेद होते हैं तो वहां लटानुप्रास होता है। लटानुप्रास अलंकार यमक का ठीक उल्टा है। लटानुप्रास अलंकार में मात्र शब्दों की आवृत्ति होकर तात्पर्य मात्र से भेद से शब्द और अर्थ दोनों की आवृत्ति होती है। वर्णमाला में स्पर्श व्यंजनों की संख्या 25 है। कंठ, तालु, मूर्धा, दंत और ओवठ स्थानों के स्पर्श से बोले जाने के कारण स्पर्श व्यंजन कहा जाता है। स्पर्श व्यंजनों को वर्गीय व्यंजन भी कहते हैं। स्पर्श व्यंजन कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग, पवर्ग, ये सब स्पर्श व्यंजन है। यशोदा का संधि स प्लस दार, निश्चय का नि जोड़ चर, निस्तेज का नि जोड़ तेज, निसंदेह का नि जोड़ संदेह। भारत का सबसे पूर्वी बिंदु की बीथू है। की बीथू अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। भारत के सबसे पश्चिमी बिंदु गुजरात के कच्छ जिला का गुहार मोती है। गुजरात के कच्छ जिले का गुहार मोती है। भारत का सबसे उत्तरी बिंदु इंदिरा कौल है। इंदिरा कौल सियाचिन ग्लेशियर और उरडोक ग्लेशियर के बीच एक उच्च बिंदु है। यह बिंदु स्थान पूर्वी कारा काराकोरम रेंज में स्थित है। भारत का सबसे दक्षिण बिंदु इंदिरा पॉइंट है जो अंडमान निकोबार केंद्र शासित प्रदेश के निकोबार जिला के सबसे दक्षिणी स्थल है। यह स्थल 26 दिसंबर 2004 ईस्वी के सुनामी से काफी क्षतिग्रस्त हो गई। इंदिरा पॉइंट के पहले पिग्मेलियन पॉइंट कहा जाता था। इंदिरा पॉइंट 6 डिग्री 45 मिनट 38 सेकंड उत्तरी अक्षांश पर है। भारत की मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणतम बिंदु इंदिरा कुमारी स्थान है। कन्याकुमारी 8 डिग्री 5 मिनट उत्तरी अक्षांश पर है। कृष्णा डेल्टा पूर्व तटीय मैदान में है। कृष्णा डेल्टा आंध्र प्रदेश के तटीय भाग में स्थित है। भारत के पूर्व तटीय मैदान पर उत्तर से दक्षिण के क्रम में उपस्थित प्रमुख डेल्टा ये हैं: महानदी डेल्टा, गोदावरी डेल्टा, कृष्णा डेल्टा, आंध्र कावेरी डेल्टा, तमिलनाडु। कलसुबाई महाराष्ट्र के सर्वोच्च पर्वत शिखर है। कलसुबाई उत्तरी सह्याद्री पर्वत के महाराष्ट्र हिस्से की सबसे ऊंची चोटी है। कलसुबाई को महाराष्ट्र के एवरेस्ट के नाम से भी जाना जाता है। कलसुबाई चोटी की ऊंचाई समुद्र तट से 1646 मीटर है। नाथपा झाकरी परियोजना सतलुज नदी पर है। नाथपा झाकरी परियोजना हिमाचल प्रदेश में अवस्थित है। नाथपा झाकरी परियोजना 2004 ईस्वी में तैयार हो गया। आधिकारिक तौर पर इस परियोजना का उद्घाटन तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री मनमोहन सिंह के द्वारा 28 मई 2005 को किया गया। नाथपा झाकरी परियोजना हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी पनबिजली संयंत्र है। भारत में सबसे अधिक वर्षा दक्षिण पश्चिम मानसून से होती है। भारत में लगभग 74% वर्षा दक्षिण पश्चिम मानसून से होती है। भारत में लगभग 13% वर्षा प्रत्यवर्ती मानसून से होती है। भारत में लगभग 10% वर्षा मानसून पूर्वी स्थानीय चक्रवाती से होती है। भारत में लगभग 3% वर्षा पश्चिमी विक्षोभ से होती है। पश्चिमी विक्षोभ से होती है। डूंग या झंपो सिंचाई पट्टी ब्रह्मपुत्र नदी के पश्चिमी बंगाल के जलपाईगुड़ी में स्थित है। डूंग या झंपो सिंचाई पट्टी कम दूरी की सिंचाई का माध्यम है। इस पट्टी के तहत धान के खेतों को बांध से जोड़ते हैं।
असम राज्य की सीमा कुल 7 राज्यों से मिलती है। असम असम 7 बहन राज्यों के मध्य में स्थित एक राज्य है। असम 7 बहन राज्यों के मध्य में स्थित एक राज्य है। असम की सीमा सेवन सिस्टर्स राज्यों 6 राज्यों से मिलती है। असम के साथ सीमा पश्चिम बंगाल से भी लगती है। इस प्रकार असम राज्य की सीमा भारत के अन्य 7 राज्यों से। असम राज्य की अंतर्राष्ट्रीय सीमा नेपाल, भूटान तथा बांग्लादेश से लगती है। असम राज्य की अंतर्राष्ट्रीय सीमा नेपाल, भूटान तथा बांग्लादेश से मिलती है। केरल राज्य की सबसे लंबी सीमा तमिलनाडु के साथ लगती है। केरल राज्य की स्थलीय सीमा सिर्फ 2 राज्यों तमिलनाडु एवं कर्नाटक से मिलती है। केरल के उत्तर में कर्नाटक, दक्षिण पूर्व में तमिलनाडु राज्य अवस्थित है। केरल के पश्चिम में अरब सागर है। केरल का तट मालाबार तट है। भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून का सबसे बड़ा आगमन केरल में होता है। जून माह के अंत में ही दक्षिण पश्चिम मानसून केरल में प्रवेश करता है। दामोदर नदी का उद्गम छोटा नागपुर पठार पठार क्षेत्र के पलामू जिला से होता है। बाराकर, बोकारो, कोनार, जमुनिया ये सभी दामोदर की सहायक नदियां हैं। दामोदर नदी पश्चिम बंगाल में हुगली नदी से मिलती है। अतः दामोदर नदी हुगली की सहायक नदी है। 18वीं सदी के उत्तरार्ध में ब्रिटिश भारत के बंगाल और बिहार क्षेत्र में सन्यासी विद्रोह हुआ था। सन्यासी विद्रोह का आगमन 1763 ईस्वी से 1800 ईस्वी बताया जाता है। 1757 के प्लासी युद्ध में अंग्रेजों की जीत ने बंगाल सूबा के प्रशासनिक व्यवस्था को काफी प्रभावित किया। 1765 से बंगाल बिहार में शुरू द्वैत शासन प्रणाली से बंगाल बिहार में ब्रिटिश का शोषण काफी बढ़ गया। सन्यासी विद्रोह आरंभ होने का मुख्य कारण तीर्थ यात्रा पर प्रतिबंध लगाना था। अंग्रेजों द्वारा तीर्थ यात्रा पर अनेक प्रकार के प्रतिबंधों को लगाया जाना था। भू राजस्व को सख्ती से वसूला जाना सन्यासी विद्रोह के कारण थे। तीर्थ यात्रा पर लगाए जाने वाले प्रतिबंध के कारण हिंदू सन्यासी ब्रिटिश व्यवस्था के विरुद्ध हो गए। इन सन्यासियों के पक्ष में बंगाल के क्षेत्र में किसान भी खड़ी हो गए, क्योंकि किसान उच्च भू राजस्व में राजस्व वसूली की शक्ति से परेशान थे। इस विद्रोह में किसानों का नेतृत्व सन्यासी नेताओं द्वारा किया गया। सन्यासी विद्रोह के प्रभाव वाला प्रमुख क्षेत्र बंगाल के जलपाईगुड़ी, मुर्शिदाबाद और बैकुंठपुर थे। सन्यासी विद्रोह के एक प्रमुख नेता केन सरकार, बिरजी नारायण, मंजर शाह, देवी चौधरानी, मूसा शाह, पंडित भवानी चरण पाठक थे। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय लिखित आनंद मठ उपन्यास सन्यासी विद्रोह की प्रकृति एवं घटनाओं पर आधारित अर्ध ऐतिहासिक रचना है। हंटर शिक्षा आयोग वर्ष 1882 ईस्वी में गठित किया गया था। चार्ल्स वुड डिस्पैच 1854 ईस्वी के पश्चात भारत में शिक्षा के क्षेत्र में हुई प्रगति की समीक्षा करने तथा आवश्यक सुधारों के सुझाव के लिए गवर्नर जनरल लॉर्ड रिपन ने विलियम विल्सन हंटर की अध्यक्षता में एक आयोग गठित किया था, जिसे हंटर शिक्षा आयोग के नाम से जाना जाता है। 1919 में जालियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए उसी वर्ष 1919 में तत्कालीन भारत सचिव मॉन्टेगू ने विलियम हंटर की अध्यक्षता में एक समिति गठित किया, जिसे भी हंटर समिति के नाम से ही जाना जाता है। 1882 ईस्वी के हंटर आयोग के अध्यक्ष विलियम विल्सन हंटर का जन्म 15 जुलाई 1840 ईस्वी को यूके के ग्लासगो में हुआ था तथा उनकी मृत्यु 6 फरवरी 19 यूके के ऑकेन में हुई थी। विलियम विल्सन हंटर भारत में सिविल सर्वेंट के रूप में कार्यरत थे। 1919 के हंटर समिति के अध्यक्ष विलियम हंटर थे। 1919 के हंटर समिति का औपचारिक नाम डिसऑर्डर्स इंक्वायरी कमेटी था। ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन के संस्थापक राधाकांत देव थे। राधाकांत देव अनेक भाषाओं के विद्वान, हिंदू संस्कृति के मूल स्वरूप के संरक्षण के पक्षधर एवं विचारक थे। राधाकांत देव ने शब्द कल्पद्रुम नामक संस्कृत भाषा के आधुनिक महाशब्दकोश की रचना की। राधाकांत देव धर्म सभा तथा ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन के संस्थापक थे। राधाकांत देव की धर्म सभा द्वारा 19वीं सदी के समाज सुधार एवं धार्मिक सुधार आंदोलन के उन गतिविधियों का विरोध किया गया जो हिंदू धर्म के पारंपरिक स्वरूप को बदलने वाले थे। राधाकांत देव राजा राममोहन राय के सती प्रथा के विरोधी आंदोलन के विरुद्ध थे। राधाकांत देव भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसराय डफरिन था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई। वायसराय डफरिन का कार्यकाल 1884 से 1888 ईस्वी तक का था। कांग्रेस की स्थापना पर सुरक्षा कवच सिद्धांत लाला लाजपत राय ने दिया। कांग्रेस शब्द दादा भाई नौरोजी के अनुरोध पर लिया गया।
कांग्रेस शब्द दादा भाई नौरोजी के अनुरोध पर लिया गया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन की अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी ने की। दादा भाई नौरोजी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन वर्ष 1886 ईस्वी में कलकत्ता में हुआ था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन 1885 ईस्वी में बॉम्बे में हुआ था। प्रथम अधिवेशन के अध्यक्ष बोमेश चंद्र बनर्जी थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का तीसरा एवं चौथा अधिवेशन 1887 ईस्वी एवं 1828 मद्रास इलाहाबाद में आयोजित हुआ। कांग्रेस के तीसरे अधिवेशन के अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयबजी एवं चौथे अधिवेशन के अध्यक्ष जॉर्ज यूले थे। बदरुद्दीन तैयबजी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष हुए। पहले मुस्लिम बदरुद्दीन तैयबजी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले, जबकि जॉर्ज यूले भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अंग्रेज अध्यक्ष हुए। भीकाजी रुस्तम कामा भारतीय क्रांतिकारी की मां कहलाती है। भारतीय क्रांतिकारी की मां कहलाती है। भीकाजी रुस्तम कामा का जीवन 1861 से 1936 ईस्वी का था। भीकाजी भीकाजी रुस्तम कामा का जन्म एवं मृत्यु बॉम्बे में हुआ था। भीकाजी रुस्तम कामा का जन्म बॉम्बे के संपन्न पारसी परिवार में हुआ। मैडम कामा लंदन, जर्मनी तथा अमेरिका का भ्रमण करके भारत की स्वतंत्रता के मांग को विश्व के सामने रखा तथा इसके पक्ष में विपक्ष समुदाय का ध्यान आकर्षित किया। मैडम कामा विदेश से भारतीय स्वतंत्रता सेनानियों के लिए सक्रिय रूप से काम किया। मैडम कामा ने जर्मनी के स्टुटगार्ट नगर 1907 ईस्वी में अंतर्राष्ट्रीय सोशलिस्ट कांग्रेस में भारत का प्रथम तिरंगा ध्वज फहराया था। मैडम कामा लंदन में भारतीय क्रांतिकारी श्यामजी कृष्ण वर्मा के साथ मिलकर काम की थी। मैडम कामा ने में पेरिस इंडियन सोसाइटी की स्थापना की थी। मैडम कामा अपने इलाज के क्रम में वर्ष 1902 में लंदन गई थी। सर सैयद अहमद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कर्मी संबद्ध नहीं रहे थे। सैयद अहमद का जीवन काल 1817 से 1898 ईस्वी तक का था। सैयद अहमद खां पाश्चात्य शिक्षा में शिक्षित हैं। सैयद अहमद खां का मानना था कि भारतीय मुस्लिम समुदाय को आधुनिक पश्चिमी शिक्षा से जुड़ना चाहिए। सैयद अहमद मुस्लिम समुदाय में आधुनिक शिक्षा के प्रसार के लिए तत्पर रहे थे। 1875 ईस्वी में सैयद अहमद खान ने अलीगढ़ में एक मुस्लिम स्कूल स्थापित किया था जो आधुनिक पाश्चात्य शिक्षा पद्धति पर आधारित थी। 1875 ईस्वी में अलीगढ़ में सैयद अहमद खान द्वारा स्थापित शिक्षण संस्थान मदरसा तुल उलूम 1877 ईस्वी में मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज के रूप में स्थापित हो गया। 1920 ईस्वी में यह शिक्षण संस्थान अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के रूप में स्थापित हुआ। हकीम अजमल खान ने दिल्ली में चिकित्सा की शिक्षा के लिए तिब्बती कॉलेज स्थापित किया था। अजमल खान दिल्ली में जामिया मिलिया इस्लामिया विश्वविद्यालय के संस्थापकों में से एक थे। हकीम अजमल खान 1921 ईस्वी में कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष बनाए गए थे। 1921 ईस्वी के कांग्रेस के अहमदाबाद अधिवेशन में अध्यक्ष CR दास चुने गए थे, लेकिन CR दास उस समय जेल में थे, अतः हकीम अजमल खान को कांग्रेस का कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया था। खान अब्दुल गफार खान का जीवन काल 1890 से 1998 ईस्वी तक का रहा था। खान अब्दुल गफार खान के बच्चा खान, बादशाह खान, सीमांत गांधी नामों से जाना जाता है। खान अब्दुल गफार खान के बच्चा खान, बादशाह खान, सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है। खान अब्दुल गफार खान गांधीवादी विचारधारा के पोषक थे। खान अब्दुल गफार खान गांधीवादी विचारधारा के पोषक थे। खान अब्दुल गफार खान धर्म के आधार पर देश के विभाजन के घोर विरोधी थे। खान का जन्म उत्तर पश्चिम सीमांत प्रांत खैबर पख्तूनिया में 6 फरवरी 1890 को हुआ था। अब्दुल गफार खान 1987 में भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया। स्वामी सहजानंद सरस्वती का जन्म 1889 में उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिला के देवा गांव में हुआ था। कम उम्र में ही स्वामी सहजानंद ने संन्यास धारण कर गृह त्याग किया। स्वामी सहजानंद सरस्वती की कर्मभूमि मुख्य रूप से बिहार रही थी। स्वामी सहजानंद सरस्वती ने पटना के निकट बिहटा में अपना आश्रम स्थापित किया था। स्वामी सहजानंद सरस्वती 1929 में बिहार प्रांतीय किसान सभा की स्थापना की। 1936 ईस्वी में लखनऊ में अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम अध्यक्ष स्वामी सहजानंद सरस्वती बनाए गए। स्वामी जी ने 1929 से 38 बिहार में बर्खास्त आंदोलन की संगठित किया था। स्वामी सहजानंद ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक से जुड़े हुए थे। इन्होंने हुंकार पत्र का प्रकाशन किया था। इनके बचपन का नाम नवरंग राय था।
26 जून 1950 को पटना में स्वामी सहजानंद स्वामी की मृत्यु 26 जनवरी 1950 को। भारतीय संविधान के 19 के 1 के सी अर्थात अनुच्छेद 19 के क खंड क्लॉज 1 उपखंड सब क्लॉज के द्वारा प्रत्येक नागरिकों को संगम या संघ या सहकारिता समिति बनाने की स्वतंत्रता प्राप्त है। अनुच्छेद 19 के 1 के सहकारी समिति के 97वां संविधान संशोधन 2001 के द्वारा अंतः स्थापित किया गया। अनुच्छेद 360 के तहत राष्ट्रपति द्वारा घोषित वित्तीय आपात को संसद के दोनों सदनों से 2 माह के अंदर अनुमोदित हो जाना अनिवार्य होगा। वित्तीय आपात का प्रावधान यूएसए से लिया गया है। भारत में अब तक वित्तीय आपात लागू नहीं हुआ है। भारतीय संविधान के भाग 18 के भाग के अनुच्छेद 352-60 के मध्य आपातकालीन अनुबंध किया गया है। अनुच्छेद 352 राष्ट्रीय आपात, 356 राज्य में राष्ट्रपति शासन तथा अनुच्छेद 300 वित्तीय आपात। मुद्रास्फीति मुद्रास्फीति की स्थिति उसे कहते हैं बाजार में मुद्रा की मात्रा में वृद्धि हो गई हो परंतु मुद्रा की क्रय क्षमता में कमी आ गई हो। मुद्रास्फीति की स्थिति में वस्तु एवं सेवा की कीमत में वृद्धि हो जाती है। मुद्रास्फीति की स्थिति बाजार में सक्रियता बढ़ी रहती है। मुद्रास्फीति की स्थिति में उत्पादन में वृद्धि होती है। इसके कारण रोजगार की संभावना बढ़ती है। एक सीमा तक ही सही है। अर्थव्यवस्था में गति बनाए रखने, रोजगार सृजन, जीवन स्तर में वृद्धि, आधारभूत संरचना में विकास, इन सभी उद्देश्यों के लिए एक विकासशील अर्थव्यवस्था को एक सीमा तक मुद्रास्फीति स्वीकारना पड़ता है। मुद्रास्फीति की स्थिति में भी यदि अर्थव्यवस्था में मंदी हो तो यह स्थिति अर्थव्यवस्था के लिए सबसे खराब स्थिति होती है। इस स्थिति को स्टैगफ्लेशन कहा जाता है।